सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त संकेत चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पे। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तैयारी एकदम भयंकर चली रही होगी। जल्दी से एक बार सभी बच्चे क्लास से जुड़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज क्लास 5-7 मिनट लेट हो गई है, तो उसका कुछ रीज़न रहा है बच्चे। अब मैं रीज़न क्या बताऊं आपको, 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से एक बार सभी प्यारे दोस्त क्लास से जुड़ेंगे। लक्ष्मी हैं, कीर्ति हैं, प्रिंस यादव हैं, गौरव हैं, प्रमोद हैं, अमित हैं, अंजलि हैं, अनिल हैं, जो भी हैं सभी बच्चे एक बार जुड़ जाएं। तो आज डिस्कस करेंगे बेटा बजट के बारे में। पहली बात करते हैं बेटा, बजट होता क्या है। बजट जैसे कि घर में कई बार कह देते हैं, मम्मी कह देती हैं अब के बजट खराब है, अगली बार दिवाएंगे तुझे साइकिल, ठीक है ना। पापा कह देते हैं भाई इस बार का बजट ठीक नहीं है, इस बार हम कम पैसा खर्च करेंगे या पैसे की बचत करेंगे। तो बजट क्या होता है? बजट होता है मतलब सरकार की आने वाली साल का, आने वाले साल मतलब जो साल आने वाला है, सरकार का आने वाले साल का वित्तीय लेखा जोखा। यानी कि सरकार को आने वाले साल में कितने पैसे की इनकम होगी और कितना पैसा सरकार कहां कहां खर्च करने वाली है, ये बेटा बजट होता है। ठीक है ना भाई। चलो बहुत अच्छे। तो जल्दी से एक बार सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो भैया बजट होता क्या है? तो एक तो होती है बेटा आपकी वित्तीय वर्ष, आप सभी जानते हैं फाइनेंशियल ईयर, यहां समझना है ध्यान से। एक होता है आपका वित्तीय ईयर, वित्तीय वर्ष जिसे कहते हैं, वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब है बेटा वित्तीय वर्ष कब से कब तक होती है आप सभी जानते हैं। तो बजट जो बनेगा वित्तीय वर्ष के लिए बनेगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। यानी कि बजट जो बनता है बेटा वो 1 साल का बनता है, 1 साल के लिए बनता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना भाई। 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए बनेगा आपका बजट, 1 साल का प्रस्तुत होता है। अब देखो बेटा आपका एक आर्टिकल है जिसे बोलते हैं आर्टिकल 112, आर्टिकल 112, ठीक है ना भाई। 112 में, आर्टिकल 112 में बजट शब्द का प्रयोग ना करते हुए संविधान में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे कहते हैं बच्चे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कहा जाता है दोस्त? एनुअल फाइनेंशियल, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना भाई। स्टेटमेंट कहा जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है बजट को। तो संविधान के किस अनुच्छेद में बजट को रखा गया है? बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। बजट को किस नाम से जानते हैं संविधान में? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल का मतलब वार्षिक, फाइनेंशियल मतलब पैसे से जुड़ा हुआ, विवरण का मतलब एक डॉक्यूमेंट, पैसे से जुड़ा हुआ एक डॉक्यूमेंट। बात क्लियर है? घर का बजट ठीक करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। हाँ बेटा, मेहनत तभी करोगे नौकरी मिलेगी तो बजट अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है ना भाई। चलो बेटा ऐसा है सौरभ, तुम्हें अगर बढ़िया नहीं लग रहा है तो तुम बेटा कहीं और से पढ़ लो, ठीक है ना। और नहीं पढ़ना है तो बेटा आप आराम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जहां से तुम्हें ठीक लगे वहां से पढ़ लो। बात क्लियर हो रही है थोड़ी सी? तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं बेटा वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे कहते हैं बेटा साल भर का विवरण। अगर मैं बात करूं बच्चे, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बच्चे 2 टाइप का होता है आपका, 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आने वाले वर्ष का, ठीक है ना भाई, आने वाले वर्ष का, आने वाले वर्ष का, आगामी वर्ष का, आने वाले वर्ष का, जो वर्ष आगे आएगा, आने वाले वार्षिक वित्तीय विवरण को ही क्या बोलते हैं बेटा? बजट कहते हैं। बजट जो वर्ष आने वाला है, ठीक है ना भाई। एक वो वर्ष है जो बीत गया है, पिछले वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण, पिछले वर्ष का, पिछले वर्ष का वित्तीय विवरण, पिछले वर्ष का वित्तीय विवरण, जो साल बीत गया है, पिछले वर्ष का वित्तीय विवरण, स्टेटमेंट जो है बच्चे उसे कहते हैं आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण। इकोनॉमिक सर्वे का नाम आपने सुना होगा, जिसे क्या कहा जाता है बेटा? इकोनॉमिक, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है ना भाई।
इसे कहते हैं बेटा बजट, आपका बजट कहते हैं। बात क्लियर है? तो यहां ध्यान से समझना है, मैं आपसे जो कह रहा हूं वो चीज ध्यान से समझिएगा कि सरकार की आने वाले साल में कितनी इनकम होगी, कितना पैसा कहां खर्च करेगी, उसका जो डॉक्यूमेंट होता है उसे बजट कहते हैं। और जो सरकार का जो साल बीत गया है उसमें सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं, इसका जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है उसे बच्चे आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं। बात समझ में आ रही है थोड़ी सी? ये जो होता है बजट बेटा, ये आने वाले साल का होता है। तो अगर मैं बजट की एक मामूली सी डेफिनेशन की बात करूं जो सीधी सीधी बनती है कि सरकार का आय, और आय मतलब इनकम, रिसिप्ट, आय और व्यय का लेखा जोखा, आय और व्यय का लेखा जोखा, यानी कि बच्चे एक डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? बजट कहते हैं, बजट कहते हैं। बजट प्रस्तुत करने का काम कौन करता है बेटा? बजट प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा के समक्ष वित्त मंत्री के द्वारा। तो बजट को प्रस्तुत कौन करता है? प्रस्तुत कौन करता है बच्चे? फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर। तो वित्त मंत्री द्वारा बजट को प्रस्तुत किया जाता है मेरे दोस्त, ठीक है ना भाई? चलो दीपक बेटा, ऐसा है जब दिमाग की कमी हो तो बेटा कुछ चीजें ध्यान से समझ लेनी चाहिए जो मैं बता रहा हूं आपको। जैसे मैं लिखवा रहा हूं ऐसे ही चीजों को समझो, पॉइंट बना के बताऊं तो यहां पॉइंट नहीं बन रहे हैं क्या? मैंने कहा है वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब एक साल का लेखा जोखा। और एक साल का लेखा जोखा बच्चे दो प्रकार का होता है। एक तो आने वाले साल का, जो आने वाले साल का होता है वो बजट होता है। बजट बच्चे क्या होता है? सरकार की इनकम और एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा, डॉक्यूमेंट को ही बजट कहते हैं। बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है, ठीक है ना? अब इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई भाई कि तुम पे लिखी नहीं जा रही है? लिखने भी मैं ही आऊं तुम्हारे पास क्या? ठीक है ना भाई? चलो बहुत अच्छे। हद हो गई भाई के पॉइंट बना के बिना पॉइंट के लिख रहा है। कैसे 8वीं भी पढ़ो बेटा कतई कि कतई ना लिखा जा रहा है। और वित्त मंत्री बजट कब प्रस्तुत करता है बेटा? तो हर साल बेटा 1 फरवरी को, 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। यह बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना भाई? 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत करता है। अब बात करते हैं बच्चे, ये जो होता है आपका इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट जो आती है, इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट जो होती है बच्चे, इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट होती है वो कैसी होती है? पिछले साल की। पिछले साल में सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल करी हैं वो सरकार संसद के सामने रखती है, लोकसभा में प्रस्तुत करती है। तो आर्थिक सर्वेक्षण कौन तैयार करता है बेटा? तैयार करने का काम, आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को तैयार करने का काम किसका होता है? तैयार करता है बच्चे, तैयार करता है वित्त मंत्रालय, ठीक है ना भाई? फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय तैयार करता है, ठीक है ना? किस मिनिस्ट्री में तैयार होती है? वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार होती है। और वित्त मंत्रालय के अंदर भी एक डिपार्टमेंट होता है जिसे बोलते हैं डीईए, डीईए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों का मंत्रालय, ठीक है ना भाई? या आर्थिक मामलों का विभाग कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। बेटा ये क्या करता है? ये डिपार्टमेंट डीईए, ठीक है ना भाई? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों का विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग। ये विभाग क्या करता है बेटा? ये विभाग ही इस रिपोर्ट को यानी कि तैयार करता है, ठीक है ना? डीईए द्वारा तैयार होती है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में, ठीक है ना भाई? तो आपसे एग्जाम में पूछेगा आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट तैयार कौन करता है? वित्त मंत्रालय के अधीन डीईए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और बच्चे इसको प्रस्तुत करने का काम किसका होता है? यानी कि बच्चे इकोनॉमिक सर्वे को
प्रेजेंट किसके द्वारा किया जाता है, प्रस्तुत किसके द्वारा किया जाता है, तो बच्चे फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री के द्वारा। वित्त मंत्री ही प्रस्तुत करते हैं। और बच्चे ध्यान रखना है, बजट से एक दिन पूर्व, बजट से एक दिन पूर्व, एक दिन पहले यह प्रस्तुत की जाती है। ठीक है ना भाई, एक दिन पहले, यानी कि आप कह सकते हो 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है ना भाई। बहुत अच्छे कीर्ति गुड़िया। और बेटा सौरभ, किसी पे भी उंगली उठा देना बड़ा आसान होता है। ठीक है ना, कि समझ नहीं आ रहा है। समझ क्यों नहीं आ रहा है, इसका कारण कभी जानने की कोशिश की कि आप समझने की कोशिश नहीं करते हो। तो इसलिए सौरभ भाई, पढ़ने पे ज्यादा ध्यान देना है, चीजों को समझने पे। मैंने सिर्फ ये बताया है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो पिछले साल की रिपोर्ट है। सरकार ने पिछले साल में क्या क्या उपलब्धि हासिल की है और क्या क्या बच्चे उसके सामने चुनौतियां हैं। DEA डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को तैयार करता है, वो पिछले साल की होती है। आने वाले साल में सरकार को कितना पैसा मिलेगा और सरकार कितना पैसा खर्च करने वाली है। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे कहते हैं बजट आपका। तो बजट क्या है, आने वाली साल में, अपकमिंग ईयर में सरकार की इनकम और एक्सपेंडिचर का जो डॉक्यूमेंट होता है उसे बजट कहते हैं। बजट फाइनेंस मिनिस्टर हर साल 1 फरवरी को प्रस्तुत करता है और यह हमारी फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। ठीक है ना भाई, चलो बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो समझने की कोशिश करिएगा, सारी चीजें समझ में आएंगी। बहुत अच्छे, तो यहां तक बात क्लियर है बच्चे। तो आपके समझ में इतना आया होगा कि बजट आखिर होता क्या है। तो बजट सरकार की आने वाली साल में, देखो सीधी सी बात यह है, अगर मैं कहूं बच्चे सरकार, यानी कि हमारे देश में कौन है, सरकार है। सरकार आगामी वर्ष में, आने वाले साल में सरकार की आय, इनकम, यानी कि जिसे रिसिप्ट भी कहते हैं, और बच्चे सरकार का व्यय, व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर का जो लेखा जोखा होता है, डॉक्यूमेंट होता है, लेखा जोखा, लेखा जोखा, यही क्या होता है दोस्त, यही होता है आपका बजट। बात क्लियर है। तो बजट क्या है कि सरकार आने वाले साल में कितना पैसा कमाएगी और कितना पैसा कहां कहां खर्च करने वाली है, यही बच्चे आपका बजट होता है। आपने देखा होगा ना कि इस बार के बजट में किसानों के लिए इतने पैसे दिए गए हैं, रेलवे पे सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, और बच्चे आपका मैं कहूं कि हेल्थ पर इतना पैसा खर्च कर रही है, एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च कर रही है। तो बजट क्या होता है, सरकार कितना पैसा कहां खर्च कर रही है और सरकार को आमदनी कितनी होगी आने वाले साल में। ठीक है ना भाई, चलो बहुत अच्छे। चलो आगे बात करूं बच्चे यहां आपसे मैं, तो सरकार कितना पैसा कमा रही है, ये तो हो गया बजट आपका। बजट के लिए आर्टिकल मैं आपको बता चुका हूं, आर्टिकल 112 है। अब देखो होता क्या है, बजट का कुछ इतिहास जान लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ बजट, हिस्ट्री ऑफ बजट, बजट का इतिहास, बजट का इतिहास क्या रहा है। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त आपसे बजट के इतिहास की, तो भैया ध्यान रखिएगा, जो बजट शब्द है वो कहां से आया। पहली बात तो ये, बजट शब्द कहां से आया है। बजट बच्चे एक शब्द है बेटा जिसका फ्रेंच भाषा के शब्द से निकल के आया, फ्रेंच भाषा के, फ्रेंच भाषा के शब्द से निकला है, जिसका नाम है बुगेट। बुगेट शब्द से निकला है बजट आपका, बुगेट से निकला है बजट, जिसका अर्थ होता है, जिसकी मीनिंग होती है बच्चे चमड़े का थैला। ठीक है ना, क्या होती है, चमड़े का थैला, लेदर बैग, चमड़े का थैला। तो आपसे पूछ लेगा बजट शब्द का अर्थ क्या है। बजट किस भाषा के शब्द से निकला है, फ्रेंच भाषा के बुगेट शब्द से निकला है बजट बच्चे, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। ठीक है ना, बिल्कुल। सरकार की बेटा आने वाले साल में रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर,
सरकार की इनकम और बच्चे सरकार के खर्च का जो ब्यौरा होता है वही बजट होता है। ठीक है ना भाई। अगर मैं बात करूं मेरे साथी यहां आपसे, अगर मैं बात करूं भारत में सबसे पहले, भारत में प्रथम बजट पेश किया था, भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक या भारत का प्रथम बजट, भारत का प्रथम बजट, भारत का प्रथम बजट जो प्रस्तुत किया था बच्चे, वो किया था 1860 में फाइनेंस मिनिस्टर जेम्स विल्सन ने, जेम्स विल्सन। ठीक है ना। तो भारत में पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? वित्त मंत्री जेम्स विल्सन के द्वारा। और इन्हें भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक भी कहा जाता है, बजट प्रणाली का संस्थापक। बजट सिस्टम को स्टैब्लिश करने के लिए किसे जाना जाता है? यानी कि बच्चे जेम्स विल्सन को बजट प्रणाली का संस्थापक कहते हैं, बजट प्रणाली का संस्थापक कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, भारतीय बजट प्रणाली का संस्थापक किसे बोला जाता है? वित्त मंत्री जेम्स विल्सन को, जिन्होंने 1860 में भारत में पहली बार बजट प्रस्तुत किया था, पहली बार। ठीक है ना। चलो भाई बहुत अच्छे। तो इन्होंने कब किया था? ये 18 फरवरी, फरवरी भी ना भी याद रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ईयर पूछा जाएगा आपसे, डेट नहीं पूछी जाएगी। 18 फरवरी 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा। अगर मैं बात करूं बच्चे स्वतंत्र भारत का, जब भारत स्वतंत्र हो गया तो भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट, स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? प्रथम बजट, पहला बजट। तो मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 में, 1947 में वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा, आर के षणमुखम चेट्टी द्वारा, आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो स्वतंत्र भारत, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है ना, वित्त मंत्री किसके द्वारा बच्चे? यानी कि आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा। सौरभ कुमार, बेटा एक होता है ना दिमाग में दर्द आदमी के, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। और बेटा तेरी इस खुजली का मेरे पर कोई जुगाड़ है ही नहीं बेटा। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि भैया बजट होता क्या है, बजट का इतिहास क्या है। वो बजट डेफिसिट पे पहुंच गए, बजट घाटे पे। अरे बेटा हर चीज का एक सीक्वेंस होता है, या पहले बजट घाटा ही पढ़ा दूं? हद हो गई भाई। जब बेटा दिमाग की कमी हो तो बेटा विद्वान नहीं बनना चाहिए, थोड़ा सा चीजों को समझना चाहिए। अगर मैं टॉपिक खत्म कर दूं और फिर भी कोई चीज ना बताऊं तो आपका पूछने का हक बनता है, लेकिन मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है और आप यहां चिल्लाने लग जाओ कि सरकार अगर ज्यादा पैसा खर्च कर दे तो पैसा कहां से लाएगी। बेटा आप भी अपने घर में अगर ज्यादा पैसा खर्च कर देते हो इनकम से तो कहां से लाते हो? कर्जा लेते हो या जमीन बेचते हो? तो सरकार भी दो में से एक ही काम करेगी, या तो कर्जा लेगी या जमीन बेचेगी। तो बेटा थोड़ा सा पेशेंस, सब्र रखोगे तो सभी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना भाई। तो चीजों को समझिएगा बेटा। अगर मैं बात करूं बेटा रिपब्लिक इंडिया, गणतंत्र भारत का पहला बजट, यानी कि जब भारत का संविधान लागू हो गया तो गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? गणतंत्र भारत का प्रथम बजट, गणतंत्र भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे बच्चे? तो गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 में वित्त मंत्री जॉन मथाई द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जॉन मथाई के द्वारा, वित्त मंत्री जॉन मथाई ने पहला गणतंत्र भारत का बजट प्रस्तुत किया। बजट प्रस्तुत करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री, ठीक है ना भाई। प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी? प्रथम महिला वित्त मंत्री, प्रथम महिला वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। तो भैया ध्यान रखना है कौन थी बच्चे? इंदिरा गांधी। 1970 का बजट प्रस्तुत किया था इंदिरा गांधी। हुआ क्या था कि जब इंदिरा गांधी 1969 में, जब बच्चे 1969 में इंदिरा गांधी कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर रही थी। उस समय प्रधान मतलब फाइनेंस मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई बैंकों के
राष्ट्रीयकरण से, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था ना 14 का 1969 में, इसके खिलाफ थे, विरोध में थे। वो नहीं चाहते थे कि राष्ट्रीयकरण हो, लेकिन इंदिरा गांधी राष्ट्रीयकरण करना चाहती थी। इससे बेटा राष्ट्रीयकरण के फायदे भी हुए, नुकसान भी, दोनों ही पक्ष होते हैं। नोटबंदी के कुछ फायदे भी हुए, कुछ नुकसान भी हुए होंगे, ठीक है ना। तो बच्चे यहां क्या हुआ, मोरारजी देसाई को तत्कालिक इस्तीफा देने को बोल दिया था उस समय, और खुद वित्त मंत्री का पदभार किसने संभाल लिया था, इंदिरा गांधी ने। तो इंदिरा गांधी ने पहली महिलाएं जिन्होंने 1970 का बजट प्रस्तुत किया। लेकिन अगर पूछे पहली पूर्णकालिक, क्योंकि ये तो 1 साल तक ही वित्त मंत्री रही थी इंदिरा गांधी, 5 साल नहीं रही थी। और वित्त मंत्री का कार्यकाल कितना होता है, वैसे 5 साल होता है किसी भी मंत्री का कार्यकाल। तो प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री पूछे, प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर है, महिला फाइनेंस मिनिस्टर। तो बच्चे नाम पता होगा आपको, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जी हैं, जो वर्तमान भी हैं, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री हैं जो 5 साल के टेन्योर के लिए चुनी गई हैं, ठीक है ना भाई। हाँ बच्चे, वो समय प्रधानमंत्री भी थी और वो फाइनेंस मिनिस्टर भी थी इंदिरा गांधी। बात क्लियर है इतनी? चलो भाई, बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं बच्चे, सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड किसके नाम है, मोरारजी देसाई के नाम है। 10 बार बजट प्रस्तुत किया है, यानी कि 2 टेन्योर वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे। सर्वाधिक बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड, सर्वाधिक बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड किसके नाम है, प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड किसके नाम है, रिकॉर्ड। तो भैया आपका आंसर क्या आ जाएगा, वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, ठीक है ना, मोरारजी देसाई के नाम है। इन्होंने बच्चे 10 बार कुल बजट प्रस्तुत किया है। इनके बाद जो नंबर आता है वो आता है पी चिदम्बरम का, ठीक है ना, जिनका नाम घोटालों से जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई। बेटा राम सिंह या रामा सिंह, जो भी हो आप, रमन सिंह, बेटा सिलेबस पूरा डेली पढ़ा ही रहे हैं आके, ऐसा तो कर नहीं रहे हैं कि आके क्लास में लेट जाते हैं, सो जाते हैं, एंजॉय करते हैं, बात करते हैं, पढ़ाते ही है ना डेली। तो सिलेबस जो भी 2-3 टॉपिक बचे हैं उन्हें करवाने के बाद कंप्लीट है सिलेबस, ठीक है ना भाई। बात क्लियर है? तो यहां तक बात आपके समझ में आ गई होगी कि सबसे ज्यादा बार बजट किसने प्रस्तुत किया है। अब बात करते हैं बच्चे एलिमेंट्स ऑफ, या एक चीज और लिख लेना है यहां पे, क्या हुआ बच्चे, जो हमारा जनरल बजट होता है, आम बजट होता है, और एक रेलवे का बजट होता है, ये दोनों पहले बच्चे एक साथ प्रस्तुत होते थे, एक साथ, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं 1924 से पहले, 1924 से पहले, ठीक है ना, रेलवे का बजट, रेल बजट प्लस आम बजट, आम बजट जैसे जनरल बजट बोलते हैं, आम बजट साथ साथ प्रस्तुत होते थे, साथ साथ प्रस्तुत होते थे, एक साथ प्रस्तुत किए जाते थे, मिलके कंबाइंड रूप से प्रस्तुत होते थे, ठीक है ना भाई। लेकिन हुआ क्या बच्चे, एक समिति थी, एकवर्थ समिति, एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर इन दोनों को क्या कर दिया गया बच्चे, मर्ज कर दिया गया, नहीं सॉरी, सेपरेट कर दिया गया, अलग। एकवर्थ समिति ने रिकमेंडेशन दी थी और रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया, आम बजट से अलग कर दिया गया, अलग। तो पहले रेलवे का बजट और बच्चे आम बजट एक साथ प्रस्तुत होते थे 1924 तक। बात समझ में आ रही है? 1924 में क्या हुआ कि बच्चे दोनों को अलग कर दिया गया, रेल का बजट अलग प्रस्तुत होगा और बच्चे आम बजट अलग प्रस्तुत होगा, जनरल बजट। लेकिन बच्चे फिर दोबारा से 2017-18 के वित्तीय वर्ष में दोनों को एक साथ मिला दिया गया है, ठीक है ना। तो 2017-18 के वित्तीय वर्ष में जो बजट प्रस्तुत हुआ है, इसमें क्या हुआ है,
कि आम बजट को फिर से रेलवे बजट के साथ मिला दिया गया है। आम बजट प्लस रेलवे का बजट दोनों क्या कर दिए गए हैं, मर्ज कर दिए गए, फिर से मिला दिए गए हैं। रेलवे का बजट, बात समझ में आ रही है ना? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न भी बना है। ठीक है ना भाई? चलो भाई, और बच्चे अगर आपसे पूछे, देखो प्रस्तुत तो ये मतलब साथ में प्रस्तुत तो वित्तीय वर्ष में ही होगा, लेकिन इसकी मंजूरी कब मिली थी? मंजूरी तो भैया 21 सितंबर 2016 में मंजूरी दे दी गई थी। तो मंजूरी कब हुई? तो भैया मंजूरी 21 सितंबर 2016 में इन दोनों को क्या कर दिया गया था? मंजूरी दे दी गई थी कि हाँ भाई दोनों को विलय की मंजूरी। तो विलय की बच्चे मंजूरी, विलय की मंजूरी कब दी गई? विलय की मंजूरी तो दी गई थी बच्चे आपकी 21 सितंबर 2016 में, लेकिन बेटा बजट तो प्रस्तुत होगा आने वाले वित्तीय वर्ष में ही, बीच में थोड़ी ना घुसेड़ देंगे। तो बेटा वित्तीय वर्ष 2017-18 का जो बजट था वो दोनों का कंबाइंड प्रस्तुत किया गया था, जबकि विलय को मंजूरी दी गई थी 21 सितंबर 2016 में। ठीक है ना भाई? और विवेक देवरॉय समिति ने इन दोनों को एक करने की रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है ना? खत्म करने की, यानी कि एक साथ मिलाने की। तो दोनों का विलय करने की मंजूरी देने वाली समिति कौन थी? विवेक देवरॉय समिति। ठीक है ना भाई? ये भी इंपोर्टेंट है। अलग करने वाली समिति कौन सी है? एकवर्थ समिति। लेकिन दोनों का विलय करने वाली, दोनों को विलय की सिफारिश करने वाली समिति कौन सी थी? विवेक देवरॉय समिति। विवेक देवरॉय समिति। विवेक देवरॉय समिति की रिकमेंडेशन पर इन दोनों बजटों को फिर से एक कर दिया गया था। ठीक है ना भाई? बिल्कुल, बहुत अच्छे। विवेक देवरॉय समिति बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार क्वेश्चन बना है। बात क्लियर है? बहुत अच्छे। आगे बात करते हैं मेरे साथी यहां आपसे बजट के अवयव। ठीक है ना? जिन्हें कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ बजट। बजट के कौन कौन से घटक हैं? बजट कैसे बनता है? बजट के अवयव, बजट के अवयव जिसे कहते हैं बच्चे एलिमेंट्स ऑफ बजट। एलिमेंट्स ऑफ बजट, बजट के अवयव कौन से हैं? तो अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं, बजट के अवयवों की बात करूं बच्चे, तो दो प्रकार के इसमें अवयव हो जाते हैं। देखो हम दो चीजों को शामिल करते हैं बजट में। क्या होता है बजट में? दो चीजें होती हैं, एक तो सरकार की इनकम और सरकार की एक बच्चे खर्चा। तो एक होती है बेटा जिसे बोलते हैं पब्लिक रिसिप्ट या पब्लिक इनकम, पब्लिक रिसिप्ट, पब्लिक रिसिप्ट जिसे बोलते हैं बच्चे सार्वजनिक आय। सार्वजनिक आय यानी कि सरकार की इनकम। तो भैया बजट क्या होता है? सरकार की आय, और दूसरा होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि जिसे कहा जाता है सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर जिसे कहते हैं बच्चे सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय। देखो दोनों चीजों को समझना है। बजट बनता किससे है? सरकार की आय से और सरकार की व्यय से, कि सरकार कितना पैसा कमाएगी और सरकार कितना पैसा खर्च करेगी, दो चीजें होती हैं। ठीक है ना भाई? लास्ट ईयर भी आया था विवेक देवरॉय वाला। हां बेटा आता है शिवम यादव, तो इसीलिए बताया जा रहा है बच्चे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो चीजों को समझो अच्छे तरीके से, सारी चीजें समझ में आएंगी। अब बच्चे जो सरकार की रिसिप्ट है, रिसिप्ट का मतलब आय है, सरकार की जो इनकम है वो दो प्रकार की होती है। तो पहले इनकम की बात करेंगे, फिर खर्चे की भी बात कर लेंगे। ठीक है ना भाई? सरकार की जो आय होती है बेटा वो दो तरीके की होती है, इसकी दो टांग होती है, दो तरीके से सरकार पैसा कमाती है। एक होती है बच्चे राजस्व आय। ठीक है ना भाई?
राजस्व आय, राजस्व आय जिसे बोलते हैं बच्चे रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या बोलते हैं बच्चे? रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है ना। और एक होती है बच्चे आपकी पूंजीगत आय, पूंजीगत आय। आपसे पूछ लेगा, एग्जाम्पल पूछ लेता है कौन सी राजस्व आय है, कौन सी पूंजीगत आय है। इसे बोलते हैं बेटा कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है ना भाई, कैपिटल रिसिप्ट। तो दोनों में अंतर क्या है? तो सरकार की जो इनकम होती है वो दो तरीके की होती है, एक तो राजस्व आय और एक पूंजीगत आय। ध्यान से समझना है। तो भैया पब्लिक इनकम और पब्लिक एक्सपेंडिचर, पहले इनकम की बात कर रहे हैं, सरकार की इनकम कैसे कैसे होती है, ध्यान से समझना है। सरकार की ऐसी इनकम जिससे सरकार के ऊपर ना तो कर्जा बढ़े और ना ही सरकार की देनदारी बढ़े, ठीक है ना। या तो बच्चे सीधी सी बात क्या समझनी है, सरकार की ऐसी आय जिससे एसेट्स यानी कि संपत्ति कम ना हो और ना ही बच्चे सरकार की देनदारी बढ़े, कर्जा बढ़े। ऐसी आय जिससे ना तो परिसंपत्तियां कम हों, परिसंपत्तियों में, परिसंपत्ति बोलते हैं बच्चे एसेट्स, ठीक है ना, एसेट्स, परिसंपत्तियों में कमी हो और ना देयता, लाइबिलिटीज बोलते हैं देयता के लिए, और ना देयता में वृद्धि हो। अभी समझ में आ जाएगा, समझना है बस बहुत प्यार से, ना देयता में वृद्धि हो, ठीक है ना भाई, बात क्लियर है। अब देखो यहां ध्यान से समझना है, यानी कि मैं हूं सरकार ऐसा मानो और मेरे पास इनकम हो, मेरी आय मेरे पास पैसा तो आय तो हो, इससे मेरे पास बेटा 10 बीघे जमीन है, ये मेरी संपत्ति है। तो बेटा मेरे पास पैसा कैसे आ सकता है? या तो मैं अपनी जमीन बेच दूं, लेकिन बेटा ये मेरी संपत्ति कम हो जाएगी ना, 5 बीघे जमीन बेच दी, पैसा तो आ गया, संपत्ति कम हो जाएगी। लेकिन संपत्ति कम नहीं करनी है हमें, एसेट्स कम नहीं करनी है सरकार की। दूसरा तरीका क्या है पैसे बुलाने का? मैं किसी से कर्जा ले लूं, कर्जा 5 लाख रुपया उधार दे दे भैया, तो मेरे पास क्या हो गई? मेरी देनदारी बढ़ गई। लेकिन बेटा सरकार का ऐसा इनकम जिससे बेटा ना तो कर्जा हो और ना जमीन बिके, ना बच्चे जमीन बिके। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे कि सरकार का टैक्स से इनकम होती है, करों से इनकम होती है, कर प्राप्ति। सरकार कोई संपत्ति बेचती है अपनी जब आता है कर? कोई नहीं बेटा, सरकार तो एक अनिवार्य शुल्क है, फीस है जो जनता पर लगाती है। अगर सरकार अपनी कंपनी को बेच दे किसी को, तो इसका मतलब सरकार पे पैसा तो आया, लेकिन उससे संपत्ति कम हो गई, यानी कि एसेट्स में कमी आई। बात क्लियर हो रही है? तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे सीधी सी बात बच्चे ये कह रहा हूं कि सरकार की ऐसी इनकम जिससे संपत्ति कम ना हो, सरकार अपना सामान ना बेचे, ना रेल बेचे, ना पुल बेचे, ना कंपनी बेचे, ना पार्क बेचे, बिना बेके किसी चीज को, एसेट्स में कमी नहीं करनी है। और ना ही सरकार कर्जा ले। लाइबिलिटीज, देनदारी कब बढ़ती है? जब हम कर्जा लेते हैं, ठीक है, बात क्लियर हो गई। ये इनकम किन चीजों से हो सकती है सरकार की? सरकार बेटा क्या करती है? सरकार बच्चे, सरकार दुनिया भर के टैक्स थोपती है आप पर। तो टैक्स सरकार कोई वापस थोड़ी करती है, कर्जा थोड़ी है सरकार के लिए, वो तो ले लिया तो ले लिया। तो सरकार के द्वारा लगाए गए टैक्स, कैसी इनकम होती है? सरकार की राजस्व आय होती है। ना तो सरकार की कंपनी बिकती इसमें और ना सरकार पे कर्जा होता है। सरकार क्या करती है बेटा? जैसे इंस्टाम्प बिक्री करती है, इंस्टाम्प बिक्री करती है ना, इंस्टाम्प पेपर बेचती है, उसका पेपर का पैसा होता है बेटा, वो भी सरकार की इनकम है। डाक टिकट बेचती है, ठीक है ना भाई। या फिर जो बच्चे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी होती है, सरकारी कंपनी जो लाभ कमाती हैं, सरकारी कंपनियों से जो लाभ आता है वो सरकार की इनकम ही तो है। नवरत्न कंपनी, महारत्न कंपनी, ये सारी चीजें। और मैं देयता, बेटा देयता का मतलब मेरे भाई मेरे दोस्त मैं बता चुका हूं, लाइबिलिटीज, देनदारी, कर्जा। सीधी सी बात समझो,
लाइबिलिटीज का मतलब कर्जा, देनदारी क्या है? मेरे पास बच्चे पैसा नहीं है, मैं किसी से पैसा उधार ले लूं, 5 लाख, तो पैसा तो आया मेरे पास, लेकिन मेरी देनदारी बढ़ गई। देयता मतलब लाइबिलिटीज, समझ में आ रही है? कर्जा। इतने भी अब भी नहीं समझे हो तो फिर समझने की आवश्यकता नहीं है। और सौरभ भी, आज हम में कमी निकाल रहे, तुमसे इकोनॉमिक्स पढ़ाना नहीं आता है बेटा, तुमसे समझना नहीं आता। इतना समझाने के बाद भी अगर तुम ना समझो तो बेटा मेरा नहीं, कोई और भी तुम्हें इकोनॉमिक्स नहीं समझा सकता है, क्योंकि जितना बेसिक लेवल से मैं पढ़ाता हूं ना बेटा, शायद ही कोई पढ़ाता हो, नहीं तो पढ़ के देख लेना कभी। ठीक है ना भाई? सरकारी कंपनियों को बेच दे, ठीक है ना, तो सरकारी कंपनी बेचे नहीं, बेच देगा तो लाइबिलिटीज यानी कि मतलब एसेट्स कम हो जाएंगी, सरकार की संपत्ति कम हो जाएगी। यानी कि स्टाम्प पेपर बिक्री करे, कर लगाए, सरकार क्या लगाती है? जुर्माने लगाती है बच्चे। जुर्माने, जुर्माने क्या होते हैं? आपके ऊपर जो बच्चे दुनिया भर के जो फीस लग जाती है। जुर्माने कैसे होते हैं? ठीक है ना, जुर्माने कैसे होते हैं बेटा? कहीं लिखा हुआ है यहां थूकना मना है, आपने थूक दिया, 500 रुपया का जुर्माना। तो भैया ये जुर्माना क्या है? सरकार कोई वापस थोड़ी कर रही है, सरकार पे कर्जा बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा, सरकार की इनकम है। कहीं लिखा होता है यहां पे सूसू करना मना है, आप जबरदस्ती सूसू कर रहे हो, पुलिस वाले आपसे जुर्माना ले लेंगे। सरकार ने कह रखा है हेलमेट लगाना अनिवार्य है, आपने हेलमेट नहीं लगाया, 2000 का चालान कट गया, क्या है? जुर्माना। तो सरकार जुर्माना, ठीक है ना भाई, जुर्माना जो लगाती है सरकार बच्चे, उससे क्या होता है? प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट, लाभ होता है, सरकार की इनकम होती है। लेकिन बेटा क्या ये ऐसी इनकम है जिससे सरकार की संपत्ति कम होती है? नहीं बेटा। तो ये सरकार की ऐसी इनकम है जिससे ना तो सरकार की संपत्ति में कमी होती है और ना ही सरकार की देयता में वृद्धि होती है। तो इनकम तो है, तो इसे कहते हैं राजस्व आय। तो सरकार की राजस्व आय कैसी? जिससे ना तो कर्जा बढ़े और ना संपत्ति बेचनी पड़े। ठीक है ना भाई, सीधी सी बात ये समझनी है। चलो भाई, अगर मैं बात करूं बच्चे, दूसरी होती है बच्चे आपकी जिसे कहते हैं पूंजीगत आय। तो पूंजीगत आय कैसी होती है? ऐसी आय, सरकार की ऐसी इनकम, ऐसी आय जिससे जिससे या तो संपत्ति कम हो, या तो संपत्ति कम हो, या देयता लाइबिलिटीज में वृद्धि हो, या देयता में वृद्धि हो। दो तरीके की इनकम। अब देखो यहां समझो, पूंजीगत आय कैसी आय को कहते हैं? सरकार को पैसा तो आया, देखो भाई एक छोटी सी चीज समझो यहां दोबारा से, ये मैं हूं, मेरे पास बेटा 10 बीघा जमीन है, 10 बीघा जमीन, अभी बताया मैंने। मैं अपनी इनकम चाहता हूं, आय तो हो मेरे पास, तो मैं दो तरीके से इनकम कर सकता हूं। या तो मैं किसी से बेटा 1 लाख रुपए उधार ले लूं, या बेटा अपनी फॉर एग्जांपल 1 बीघा जमीन बेच दूं और उसकी कीमत 1 लाख रुपए। अगर मैंने जमीन बेची तो मेरी संपत्ति कम हो गई, इनकम तो मेरी हो गई। दूसरा बेटा, मैंने 1 लाख रुपए क्या कर लिए? उधार ले लिए, उधार किसी से, तो बेटा इनकम तो हो गई लेकिन मेरी देनदारी बढ़ गई, देयता बढ़ गई। तो सरकार की ज्योति ठाकुर, बेटा ज्योति ठाकुर, अरे भैया इंस्टाम्प ड्यूटी, इंस्टाम्प बिक्री, जब प्रॉपर्टी खरीदते हो तो इंस्टाम्प पेपर लगते हैं ना बेटा। तो इंस्टाम्प पेपर क्या है? वो सरकार बेचती है, उनके पैसे पे करने होते हैं। 10 का इंस्टाम्प है तो 10 के पेपर जाएंगे, तो वो इंस्टाम्प बिक्री है। सरकार डाक टिकट बेचती है ना, डाक पर लगाते हो आप, पैसे देते हो ना उस डाक टिकट के, सरकार की क्या है? इनकम है, सरकार वापस थोड़ी ना देती है पैसे। बात समझ में आ रही है थोड़ी सी? और देयता गुड़िया होती है, देयता का मतलब देनदारी, मतलब कर्जा। और कैसे बताऊं मैं तुम्हें बेटा, मेरे पे मैंने 1 लाख रुपया ले लिए किसी से उधार, तो 1 लाख रुपए की देनदारी है, कर्जा है मेरे पे। तो देयता का मतलब कर्जा बढ़ जावे बेटा, कर्जा। कतई निपट खा लिए यहां से बेटा, थोड़ा बहुत भी ना आए यहां कुछ, थोड़ा बहुत तो रखो इधर, तभी तो समझ में आएगा कुछ। अब इतना बताने की बात भी कि देयता और लाइबिलिटीज क्या होती हैं? कर्जा होता है सरल भाषा में, इससे सरल शब्द मेरे पास नहीं है। ठीक है ना, बात क्लियर है? तो बच्चे इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? उदाहरण, एग्जाम्पल,
सरकारी कंपनी के शेयर की बिक्री, सरकारी कंपनी के शेयर बिक्री। सरकार क्या करे, सरकारी कंपनी के शेयर बेच दे, सरकारी कंपनी को बेच दे, तो सरकार की क्या कम हो गई बेटा, सरकार की संपत्ति कम हो गई। जैसे कि आप अपने जमीन को बेच देते हो बच्चे, ठीक है ना। तो सरकारी कंपनी के शेयर की बिक्री, अगर सरकारी कंपनी से लाभ हो रहा है, प्रॉफिट बेची नहीं है, तो बच्चे वो राजस्व आय है। लेकिन सरकारी कंपनी का हिस्सा बेच दिया है सरकार ने, या 20% प्राइवेटाइजेशन कर दिया, 30% शेयर बेच दिए, इसका मतलब उसमें प्राइवेट लोगों का हिस्सा बढ़ गया। सरकार कंपनी का शेयर बेच रही है, हिस्सा बेच रही है। तो सरकार अगर कंपनी बेचे, सरकार अगर पुल बेचे, सरकार अगर जमीन बेचे प्राइवेट लोगों को, तो बेटा सरकार की इनकम तो हो रही है। जैसे आप अपना खेत बेच दो, अपना प्लॉट बेच दो, इनकम तो हो रही है, लेकिन संपत्ति भी तो कम हो रही है। बात समझ में आ रही है ना। चलो, बात क्लियर है। और एग्जांपल दूं मैं बच्चे इसकी, यानी कि सरकार क्या करे, सरकार द्वारा लिया गया ऋण, सरकार द्वारा लिया गया ऋण। तो सरकार जो ऋण लेती है, चाहे वो देश में से ले, विदेश में से लिए, ठीक है ना भाई, कोई भी ऋण ले रही है। मैंने आपको बताया ना, अगर मैं किसी से 5 लाख रुपया उधार ले लूं बेटा, तो पैसा तो मेरे पास आ गया, इनकम तो हुई, लेकिन मेरी देयता बढ़ गई। अगर ऋण लेती है सरकार तो देयता बढ़ती है, और बेटा कंपनी, जमीन, ये सारी चीजें बेचती है तो संपत्ति कम होती है। ठीक है भाई। एक कह रहे हैं, राम सिंह कह रहे हैं, रेलवे प्राइवेट हो गया है क्या? चाचा, ऐसी जानकारी कहां से प्राप्त करते हो आप? कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो? हमें समझ में नहीं आता है। रेलवे कब प्राइवेट हो गया, बताना जरा। नोएडा कब आओगे? बेटा हम नोएडा में ही है, नोएडा और कैसे आए हम, ठीक है ना। दनकौर नोएडा कब आओगे? दनकौर नोएडा में ही है बेटा, यहीं पड़ोस में ही है आपके, किसी भी दिन आ जाओ आप तो, ठीक है ना। तो बात क्लियर है बच्चे। तो सरकार क्या कर दे बेटा, ऋण ले ले, या फिर सरकार अपनी प्रॉपर्टी बेच दे, चाहे वो जमीन हो, पुल हो, रेल हो, कोई सरकारी कंपनी हो, कुछ भी हो, तो इससे सरकार की लायबिलिटीज दूर हो जाती हैं। चलो, तो बात क्लियर हो गई है। एक कह रहा क्या विनिवेश से? हाँ बेटा, विनिवेश, सिर्फ विनिवेश नहीं कह सकते, विनिवेश से भी कर्जा ले रही है, वो भी बेटा पूंजीगत आय होती है आपकी, ठीक है ना। तो बात क्लियर है। ये सरकार की 2 तरीके की बेटा इनकम थी। अब इधर समझो, इधर आ जाओ थोड़ा सा। सरकार के एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, व्यय की बात करते हैं। तो सरकार का खर्चा भी 2 तरीके का होता है बेटा। एक होता है पूंजीगत खर्चा, और एक होता है बच्चे राजस्व व्यय, और एक होता है पूंजीगत व्यय। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और बच्चे आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक होता है आपका राजस्व व्यय, और एक होता है मेरे दोस्त आपका, जिसे कहते हैं पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय, दोनों को समझना है, हल्का हल्का सा समझ में आ जाएगा एक बार में। भैया सरकार का ऐसा खर्च जिससे संपत्तियों में या तो वृद्धि हो जाए, या फिर बेटा देयता में कमी आ जाए, ठीक है ना, जिससे संपत्तियों में वृद्धि, या तो संपत्ति बढ़ जाए सरकार की, संपत्तियों में वृद्धि हो, एसेट्स में वृद्धि हो, सरकार की संपत्ति बढ़ जाए, या सरकार का कर्जा कम हो जाए, या देयता में कमी आए। सरकार का ऐसा खर्च यानी कि ऐसा मान लो कि मैं पैसा खर्च करूं अपनी इनकम का, मेरे पास जो भी पैसा है मैं उसे खर्च करूं बेटा, मैं उसे खर्च करूं, या तो मैं प्लॉट ले लूं, जमीन ले लूं, ठीक है ना भाई, या मैं कोई दुकान ले लूं। तो इसका मतलब जमीन या दुकान में अगर मैं पैसा खर्च कर रहा हूं तो बेटा वो कैसा खर्च है, जिससे मेरी संपत्ति बढ़ेगी। तो सरकार का ऐसा खर्च जिससे संपत्ति में वृद्धि हो, या फिर बच्चे देनदारी कम हो जाए, देयता कम हो जाए। देयता का मतलब कर्जा कम हो जाए। मैंने किसी से बेटा 1 लाख रुपए कर्जा ले रखा था, मैंने वो अपनी इनकम करके और वो कर्जा पटा दिया, तो मतलब मेरी देनदारी कम हो गई है।
तो सरकार का ऐसा खर्च जिससे या तो सरकार की संपत्ति बढ़ जाए या सरकार की बेटा देनदारी खत्म हो जाए, कर्जा खत्म हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्त, ऐसा खर्च के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, क्या उदाहरण हो सकते हैं ऐसे खर्च के, ध्यान से समझना है। सरकार क्या करे बच्चे, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है बेटा, गलत लिख दिया, उल्टा लिख दिया है। सरकार का ऐसा खर्च जिससे परिसंपत्तियों में वृद्धि हो, ना तो, ठीक है ना भाई, ना परिसंपत्तियों में वृद्धि हो, ना जिससे ना वृद्धि नहीं हो, जिससे परिसंपत्तियों में वृद्धि नहीं हो, ठीक है ना भाई, ना हो और ना देयता में कमी आए, और या देयता में कमी ना आए, ना कर लेना बेटा, ना हो, ठीक है ना। और ये हो जाएगा, ये पूंजीगत व्यय हो जाएगा। तो राजस्व व्यय कैसा होता है बेटा, राजस्व व्यय ऐसा होता है जिससे, यानी कि पैसा खर्च हो जाए। जैसे कि मान लो मेरे पास, हाँ उल्टा बता दिया मैंने बेटा, ये उधर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम ही चीजें हैं, कोई ज्यादा बड़ा बदलाव ना है, बस ना कर देना है। तो सरकार का ऐसा खर्च जिससे ना तो संपत्ति बढ़े और ना ही देनदारी कम हो, यानी कि मेरे पास कहीं से इनकम से 5 लाख रुपए आए और वो 5 लाख रुपए मैंने अपने शौक मौज पे उड़ा दिए, लत्ते कपड़े खर्च कर, मतलब खरीदने में, जिम जाने में, इधर उधर घूमने में। तो ना तो मेरी उससे बेटा संपत्ति बढ़ी और ना मेरा कर्जा कम हुआ। तो सरकार का ऐसा खर्च जिससे कि ना तो संपत्ति बढ़े और ना ही बेटा कर्जा कम हो। बात समझ में आ रही है ना? हाँ बच्चे, तो ये बात ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। सरकार क्या कम करती है बच्चे, सरकारी कर्मचारियों का वेतन और पेंशन देती है। सरकारी कर्मचारियों का वेतन और पेंशन देती है। वेतन और पेंशन, भैया सरकार पेंशन देती है कुछ लोगों को, जैसे कि पुराने आर्मी वाले हैं उनको तो जा ही रही है, या फिर वृद्धावस्था पेंशन जाती है, जो लोग बुढ़े हो गए उनके लिए। सरकार बेरोजगारी भत्ता देती है। तो सरकार का पैसा तो खर्च हो रहा है, लेकिन सरकार का पैसा किस पे खर्च हो रहा है भाई, आर्मी को पैसा चला गया, आर्मी वालों की सैलरी चली गई, पुलिस वालों की सैलरी चली गई, सरकार का पैसा खर्च हो रहा है। क्या सरकार का इससे कोई संपत्ति बढ़ रही है, जमीन बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है, ठीक है ना भाई। क्या सरकार की कर्जा कम हो रहा है? नहीं हो रहा है भाई, ये तो सैलरी देने में, इन सभी चीजों में चला जाता है, ठीक है भाई। बेटा यहां ना लिखने में इतनी जगह घट जाएगी हैं बेटा, इतने घूंसे मारूंगा, बुद्धि ठीक कर दूंगा तेरी मैं, जो या तो प्यार से पढ़ ले और ना पढ़ना तो यहां से चला जा। जो बार बार ये लाल मुंह और पीला मुंह भेज देवे, नोट्स गलत करवा दिए गई हैं इसके हमने। यार थोड़े बहुत होश में रह के भी पढ़ लिया करो कभी, या यही सभ्यता ना, तुम्हें क्या करना चाहिए, यहाँ एक बार आग खड़ा हो जा, पता चल जाएगी फिर कैसे पढ़ाई करें। उंगली उठाना बेटा आसान होता है, मैंने बताया पहले ही, उंगली उठाना आसान होता है, कोई काम करोगे जब पता चल जाएगी क्या होता है। नोट्स में इतनी ना लगाने पे इसके नोट्स बिगड़ जाएंगे, नोट्स का सत्यानाश हो जाएगा। वैसे भी कतई ऐसा लिखता होगा, हीरे की तरह, परी की तरह लिखता होगा कतई, नोट्स बिगड़ गए इनके, ठीक है ना भाई। आगे बात करूं सरकार का योजनाओं में व्यय, सरकार का योजनाओं में व्यय, योजनाओं में व्यय, सरकार योजनाओं में जो खर्च करती है, किसान सम्मान निधि, किसान कल्याण योजना, ये एलपीजी योजना, मुफ्त सिलेंडर दे रही है, कल्याणकारी योजना चलाती है सरकार, ठीक है ना भाई। तो सरकार जितनी भी योजना चलाती है, क्या उससे सरकार की संपत्ति बढ़ती है? नहीं, पब्लिक वेलफेयर करती है, ठीक है ना। आयुष्मान भारत योजना, ये वाली योजना, वो वाली योजना। तो बेटा ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें जितनी भी सरकार की योजना है मेरे दोस्त, वो क्या करती हैं, वो मेरे दोस्त क्या करती हैं भैया, वो सरकार का ना तो कर्जा कम करती हैं, ना संपत्ति में वृद्धि करती हैं। बात समझ में आ रही है? चलो आगे बात करूं बच्चे मैं इधर आपसे,
तो दूसरी वाली पूंजीगत व्यय कैसा होता है? पूंजीगत व्यय जिससे सरकार की संपत्ति बढ़ जाए या सरकार की कर्जा कम हो जाए, देयता में कमी हो, जिससे सरकार का ऐसा खर्च जिससे संपत्तियों में वृद्धि हो, संपत्तियों में वृद्धि हो, संपत्तियों में वृद्धि हो या देयता में कमी हो, कर्जा कम हो जाए, देयता में कमी हो। बात क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे सरकार क्या काम करे बच्चे? सड़क का निर्माण करा दे, सड़क बनवा दे। सड़क क्या है? सरकार की संपत्ति है। सरकार क्या करे बच्चे? पार्क का निर्माण करवा दे, सरकार की संपत्ति है। सरकार क्या करे? बांध बनवा दे, बांध सरकार की संपत्ति है बेटा, ठीक है ना भाई। सरकार क्या काम करे बच्चे? हॉस्पिटल बनवा दे, अस्पताल बनवा दे, अस्पताल का निर्माण करा दे, ठीक है ना भाई। ये सारी चीजें क्या हैं? सरकार का इनमें पैसा तो खर्च होगा, लेकिन सरकार की संपत्ति बढ़ रही है। सरकार कोई सरकारी कंपनी स्थापित कर दे, कंपनी, नई कंपनी खोल दी बेटा सरकार ने, ठीक है ना भाई, तो क्या होगा? सरकार की इनकम बढ़ेगी। तो ये क्या है बच्चे? ये सब सरकार का पूंजीगत व्यय होता है। या फिर बच्चे सरकार जो पैसा खर्च कर रही है उससे क्या कर दे? ऋण का भुगतान कर दे। ऋण का भुगतान, किसी से पैसा ले रखा है ना, तो ऋण का भुगतान कर दे, जिससे कि क्या हो? सरकार की देनदारी कम हो जाए। बात समझ में आ रही है? चलो भाई, बहुत बढ़िया। सर ये सिलेंडर मुझे चाहिए। कौन सा सिलेंडर भाई? बहुत बढ़िया, गजब हो गया। अब आपसे पूछेगा सरकार द्वारा किया गया ऋण भुगतान सरकार का कैसा व्यय है? पूंजीगत व्यय है, पूंजीगत आय है, क्या है बेटा? तो सरकार अगर ऋण का भुगतान कर रही है तो सरकार की लाइबिलिटीज यानी कि देनदारी कम हो रही है। बात समझ में आ रही है? मिलेंगे कल की क्लास में। हाँ बेटा, स्कूल बनवा दे, पुल बनवा दे, रेल बनवा दे, कुछ भी बनवा दे जिससे संपत्ति बढ़ती हो। जैसे कि आप पैसा खर्च करते हो और आप बच्चे ऐसी जगह पैसा खर्च कर दो, बेटा इनमें से दे देगा, आपसे कह देगा सरकारी कर्मचारियों का वेतन दिया गया सरकार के द्वारा, ये सरकार का कैसा व्यय है? तो आप बताओगे बच्चे, यानी कि आपका ये वाला कैसा व्यय हो जाएगा? राजस्व व्यय। 4 ऑप्शन दे देगा, 4 में से पूछ लेगा इनमें से कौन सा पूंजीगत व्यय, तो आप आइडिया लगा लोगे कि कौन सा पूंजीगत है, कौन सा राजस्व है। बात क्लियर है? मिलेंगे कल की क्लास में। आप समझ में आई बच्चे? मिलेंगे कल की क्लास में। बेटा ऐसा है कि लास्ट के 2 टॉपिक बचे हैं और आज आपको ये चीज लग रही है कि मैं खराब पढ़ा रहा हूं, तो शायद बेटा लग रही होगी, हो सकता है खराब पढ़ाता हूं। और जिन्हें लग रहा है कि मैं खराब पढ़ा रहा हूं बेटा, तो अच्छा, जहां से तुम्हें लगे वहां से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात क्लियर है? चलो भाई, सरकार क्या है? नितिन यादव, सरकार बच्चे है, कोई चीज तो होगी सरकार। इन्हें ये नहीं पता सरकार क्या है। सरकार भैया, सरकार भूटान की राजधानी है, ऐसा मान लो आप। हद है भाई। बेटा जब अपनी खुद की जानकारी बिल्कुल नगण्य हो ना, नगण्य, ठीक है ना, तो बेटा उसे समझा पाना बहुत विचित्र बात हो जाती है, बहुत ही विचित्र। तो बेटा अपनी जो जानकारी है उसे थोड़ा सा बेटा इंक्रीज करो और पढ़ो, नहीं तो दूसरों की बुराई निकालने में जीवन गुजर जाएगा और जीवन में कभी कुछ ना कर पाओगे। समझ लो ना? तो चीजों को जब तक नहीं समझोगे, नई कोशिश करोगे, इकोनॉमिक्स का ई पता नहीं है, अर्थशास्त्री बन जाते हो तुम। तो बेटा पहले सीखो और चीजों को समझो, तभी कुछ हो सकता है। बाकी मेरे पे खराब पढ़ाना आता है, जो भी है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे पढ़ाने को छोड़ो। मैंने तो खैर खत्म कर लिए, लेकिन अगर फिर भी तुम्हारी समझ में ना आया हो तो बेटा कभी समझ में आगे भी नहीं आएगा, नहीं तो आप किसी से पढ़ लो, अगर अब भी ना आया है तो। मिलेंगे कल की क्लास में। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।